गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। देखिए, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। लिखा हुआ है कि बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, यू विल नेवर एवर हैव इनफ। ये बहुत ही अच्छा थॉट है। समझाते हैं इसको कि आपके पास जो भी है ना बच्चे, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का। तो ऐसा हो सकता है अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं कि आपके पास जो भी है उसमें खुश हैं और ऊपर वाला का शुक्रगुजार हैं, तो हो सकता है कि आपके पास इससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास ना कभी भी इनफ नहीं लगेगा। जितना भी रहेगा कम ही होगा। समझिएगा कि अगर आपके पास जितना भी चीज़ है आप उसमें खुश हैं कि हाँ मेरे पास इनफ है, तो आप जो है हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी आपकी लाइफ में आए। लेकिन अगर आप हर समय कमियां देखिएगा कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपके पास कभी ऐसा समय नहीं होगा जब आपके पास इनफ चीज़ें होंगी। कहने का मतलब है बच्चे कि मान के चलिए कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास शूज़ नहीं है, तो कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। तो बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहिए कि उन्होंने आपको जो है इतना तो कम से कम प्रोवाइड किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। समझ में आ रहा बात को? तो इस चीज़ को ध्यान में रहे। और एक चीज़ बता रहे गाइस कि एक वीक से लगातार जो है नहीं आ पाया आपका लेक्चर। रीज़न ये था कि आई वॉज सफरिंग, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डायरेक्टली इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब रीज़न बेसिकली जानने के लिए, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तबीयत ठीक नहीं था, कोरोना काल चल रहा है, सर्दी खांसी से मैं भी गुजर रहा था। मेरे को भी अंदर से डर लग रहा था कि पता नहीं यार क्या हो गया मेरे को। समझ आ रहा बात को? और दूसरा चीज़ है कि सिलेबस भी अपडेटेड नहीं हुए हैं। ऐसा न्यूज़ में था कि हो सकता है, लेकिन अभी तक अपडेटेड नहीं है। तो इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि पता नहीं जो चीज़ मैं पढ़ा दूंगा वही अगर आ जाए तो दिक्कत है ना। फिर बात अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सिलेबस से कट कर दिया जाए तो, इसलिए बहुत सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है। और बच्चे बता दें, जो बच्चे हमारे इस चैनल में न्यू हैं उनके लिए, कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं लगभग एनसीईआरटी का, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड सारा नोट्स, सारा कुछ लेक्चर, सारा जीएस पेपर है, सारा एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक हैंडल करते हैं। साथ ही साथ 11-12 का फिजिक्स भी इसमें चलता है, और नीट और दूसरे इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन का भी यहाँ पर मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है अभिषेक सर के द्वारा। तो हम लोग बेसिकली जो है क्लास 12 का फिजिक्स लेकर के अभी चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ हमने ख़त्म किया है कम्युनिकेशन सिस्टम भी ख़त्म कर चुके हैं। हमारा जो तीसरा चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक्चुअली में ये यूनिट नंबर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चल रहा है। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो चलते हैं आगे अपने अगले लेक्चर की ओर। देखिए बच्चे, इसमें अभी तक हम लोग जो है कवर करके चल चुके हैं। हम लोग अभी तक इसमें करंट पढ़े हैं, व्हाट इज़ करंट, करंट पढ़े, करंट कितना तरह का होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा ओम्स लॉ। फिर ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने जाना। रेजिस्टेंस जानने के बाद जो है, रेजिस्टेंस जानने के बाद हमने जाना फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, और फेलियर ऑफ ओम्स लॉ के तहत जो है कंडक्टर्स को दो भागों में बांटा गया है, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉनोमिक कंडक्टर्स, ये भी हमने देखा। और फेलियर ऑफ ओम्स लॉ को हमने बहुत ही डिटेल में समझा था। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स है सबका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ पर जाकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं गाइस। तो इसको आप रिवाइज करते रहिए, और बेसिकली आप देखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि अब मैं रिकवर कर चुका हूँ कोरोना काल से। मतलब तबीयत जो ठीक
हो गई है मेरी, तो अब ट्राई करूँगा कि रेगुलर लेक्चर आपका आता रहे, ठीक है। तो देखिए कभी अगर लेक्चर नहीं आता है तो उसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। और दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको तो रिकॉर्डेड वीडियोस जो प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलमोस्ट। यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो चुका है रिकॉर्डेड वीडियोस में। मैं रेगुलरली वीडियोस अब अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो बच्चे चलते हैं, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रजिस्टिविटी। देखिए बच्चे, रेजिस्टिविटी को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टिविटी है इस रेजिस्टेंस से ही निकला है। बहुत ही आसान सा चीज़ है रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान सा चीज़ है। अगर लिटरली देखें रेजिस्टेंस का मतलब तो वो होता है रेसिस्ट करना। रेसिस्ट करना मतलब होता है किसी को रोकना। समझ रहे बात को? तो अब समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है। होता क्या है कि समझिए कि अगर हम किसी कंडक्टर से 8 एम्पियर करंट को फ्लो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 8 एम्पियर करंट ही पास होता है? ऐसा नहीं होता है। बीच में कुछ जो करंट है वो खपत हो जाता है, 8 एम्पियर नहीं पास हो पाता है और बीच में खपत हो जाता है। अगर बात करें बच्चे कि मान के चलते हैं कि ये कंडक्टर है, इसके एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट है बी, एंड अगर पॉइंट ए से हम 8 एम्पियर करंट को फ्लो करवाते हैं तो पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है ये करंट जो है 6 एम्पियर का हो जाए, मतलब 2 एम्पियर करंट जो है उसके बीच में जो है खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहें कि कोई इंसान अगर एक जगह से दूसरा जगह दौड़ता हुआ जा रहा है, अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट बी तक जाना, तो समझिए कि जितना एनर्जी क्या उसके पास जो था पॉइंट ए पर, क्या उतना ही एनर्जी उसके पास पॉइंट बी पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दौड़ने में कुछ एनर्जी खपत हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो फ्लो हो जाता है और वो चला जाता है। तो जितना एनर्जी उसके पास पॉइंट ए में था उतना एनर्जी पॉइंट बी पर नहीं रहेगा। पॉइंट बी में उसका जो पोटेंशियल, उसका जो एनर्जी है वो घट जाता है। उसी प्रकार से किसी भी कंडक्टर से अगर हम करंट पास करते हैं तो जितना करंट पॉइंट ए में होगा उतना ही करंट पॉइंट बी में नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट खपत हो जाता है। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, करंट को अपोज कर देता है, जाने नहीं देता है। तो किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो जो है करंट को अपोज कर देता है, जाने नहीं देता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आपकी क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। अगर क्लैरिटी आ गई बच्चे तो चलिए थोड़ा सा हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे। एक बात बताइए कि जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के दिखाइए। जो पार्टिसिपेट करेंगे वही समझेंगे कि वही बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। सर्च कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। ओके, अब देखिए बच्चे कि रेजिस्टेंस को बताने के बाद हमने आपको बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो रेजिस्टेंस का ही एक्सप्रेशन उसमें आता है, बहुत ही डिटेल में बताया था। उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जाकर के वहां पर आप जो है इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे देखिए, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ, उसमें रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है R=ml/NaE²τ। यहाँ पर आर जो है रेजिस्टेंस है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा सर्च करिए, नीचे बताइएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एल बराबर होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल बराबर लेंथ, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए जो होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखिए जैसे मान के चलते हैं ये अगर कंडक्टर है तो ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और ये जो इतना लंबाई है इसको लेंथ बोलते हैं एल। ओके, तो अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर m समझ में आ गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर होंगे, a बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, e बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी आप हमको बताइएगा। बेसिकली अभी तक हम आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और टाउ बराबर होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं ये हम आपको एक डिटेल में पढ़ा चुके थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के समय। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो लिंक है वीडियो का उसको हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और टाउ यहाँ पर बेसिकली समझने के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, ये जो उल्टा जे की तरह लिखाता है इसको टाउ पढ़ते हैं, TAU पढ़ते हैं टाउ। तो जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो है ना
फ्लो करने के लिए कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ टाइम चाहिए ना जी, उस टाइम को हम लोग मान सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये समझने के लिए, एक्चुअली ये होता नहीं है। क्या होता है हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे, लेकिन फिर से अगर उसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो फालतू में लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा, समझे ना। इसलिए जो है बेसिकली जो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में जो फ्लो करता है उसको जाने का जो समय लगता है, उस समय को हम लोग टाउ समझ सकते हैं बच्चे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, टाउ। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कि कन्फ्यूज़न कहाँ पर है। आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो बच्चे जानते हैं ना एटलीस्ट आंसर, वो अपने साथियों का आंसर दे दिया करें, और मेरे को टाइम मिलेगा मैं देखूंगा। बहुत सारे लगभग सारे क्वेश्चन जिसमें मेरे को टाइम मिलता है मैं उसको तो आंसर कर ही देता हूँ। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब अगर इसको हम गौर से देखें, बहुत गंदा हो गया, एक बार अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चे कि R बराबर होता है ml/NaE² टाउ। तो इसमें हम लोग जो है एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है और लेंथ जो है वो डायरेक्ट है। ये भी ऊपर है, ये भी, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी न्यूमरेटर है और L भी न्यूमरेटर में है। और एक चीज़ और है कि R यहाँ पर न्यूमरेटर है रेजिस्टेंस, लेकिन जो A है यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डेनोमिनेटर में है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है। और हम ये चीज़ को आपको बताए थे बच्चे, हम यहाँ पर आपको बताए थे कि ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ दोस्ती का रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, और ऊपर वाला का नीचे वाले के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दुश्मनी का रिलेशन। दोस्ती का रिलेशन इन द सेंस कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दुश्मनी का रिलेशन इन द सेंस कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। यहाँ पर दोस्ती का रिलेशन जो है L और R के बीच है, मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच है। मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, और यहां पर आप पूछिएगा कि सर आप L और A की बात कर रहे हैं, यहां पर आप मास की बात क्यों नहीं किए? तो देखिए बच्चे, मास जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसका क्वेश्चन अभी हम पूछे कि वो कितना होता है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट पर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हमने यहां पर देखा गाइस कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है अल्फा की तरह, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है कि अल्फा का ही साइन देना है, लेकिन जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। मतलब एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया को हम लोग रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/समथिंग, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हम तब निकालते हैं जब उस 1 को जो है उस फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं। मतलब यहाँ पर एरिया का निकालना था तो 1 को एरिया से डिवाइड दे दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, एक बार फिर से देखिए, समझ में आएगा। देखिए बच्चे, हम आपको अभी बताए हैं ना कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम इक्वेशन मान के चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइंड करें बच्चे तो मेरे पास आएगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और यहाँ कुछ नहीं है तो A 1 है, तो एरिया अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा और L यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के हम लोग R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब L, और 1 मल्टीप्लाइड बाय A मतलब A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ये आएगा ना। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज कीजिए, पीछे जाइए, एक बार फिर से सुनिए, बार बार सुनिए जब तक नहीं समझ में आएगा। 1 से 2 बार सुनिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग सब मिल के उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और हम लोग सब जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाना पड़ता है तो हम लोग लगाते हैं कांस्टेंट। तो देखिए बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए लगाए हम लोग कांस्टेंट, और यहां पर इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो, इसको पढ़ते हैं RHO, रो। और इसी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी।
अब डेफिनेशन पर आते हैं रेजिस्टिविटी की। यहाँ तक तो हम बता दिए कि इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को आखिर आपको अगर वर्ड में डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चे। देखिए बच्चे, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये हमने देखा था ना। तो यहां से अगर हमको रो निकालना है, रो को क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, पीछे पुच्छी खींच देंगे, इसको रो बोलते हैं। यहां से अगर हमको रो निकालना है तो इधर A डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और L मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के हमारा आएगा बच्चे रो बराबर RA बाई L। अगर हम यहां एज्यूम करते हैं, ये समझ में आया ना कैसे आया, एक बार देख लीजिएगा पीछे। जैसे देखिए, बहुत ही आसान था, आप समझ में आ ही गया होगा। आई थिंक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आ ही गया होगा कि R बराबर था रो L बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, रो बराबर आया R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ओके, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, रो बराबर आर ए बाई एल, यहां पर ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो 1 मीटर है। लेंथ कितना है, 1 मीटर। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर। ओके, ठीक है ना बच्चे। एक बार फिर से देख लीजिए कि रो बराबर है मेरा आर ए बाई एल, और अगर हम मान के चलते हैं कि एरिया बराबर है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ बराबर 1 मीटर अगर हम मान के चले तो क्या हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ओके, और आर का यूनिट जल्दी बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आर का यूनिट हम आपको बता देंगे। ओके, तो यहां पर 1 1 खत्म हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, रो बराबर आर बचा ना। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कहेंगे बच्चे कि रो इजकल टू आर होगा, लेकिन कब, जब एरिया मतलब मेरा 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ मेरा 1 मीटर हो। और यहाँ पर एरिया और लेंथ किसका बात हो रहा है, कंडक्टर के एरिया का और कंडक्टर के लेंथ का। और ये एरिया कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब है एक ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उसके रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। देखिए यहाँ पर एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर था और लेंथ 1 मीटर था, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हुआ, रेजिस्टिविटी के बराबर। मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस वक्त किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसी वक्त उसके रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। मतलब रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। देखिए बच्चे, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, अब आगे बताते हैं बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत ही आसान है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने आपको पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि आर बराबर होता है, रेजिस्टिविटी का हम यूनिट बता रहे हैं आपको, आर बराबर होता है ml बाई NaE स्क्वायर टाउ, है ना। ये चीज़ हमने बताया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अभी तो इसका यूज़ नहीं है। और अभी हमने आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया, रो बराबर आर ए बाई एल, अभी बताया ना हमने। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी है, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स का भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फार्मूला में पुट करने के लिए आ जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा और बहुत ही आसान है, आप बना लीजिएगा। रो इजकल टू आर ए बाई एल हम लोग सब जानते हैं बच्चे। ओके, अब यहाँ पर हम आपको रेजिस्टेंस का यूनिट बताएंगे। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है बच्चे ओम होता है, और ओम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह होता है ओमेगा। तो इस जगह पर रेजिस्टेंस की जगह अगर हम ओमेगा बैठाएं, एरिया का यूनिट हम लोग सब जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का अगर हम मीटर बैठाएं डिवाइड में इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमको मिलेगा कि रो इज इक्वल टू, ये जो है इसी का ना इक्वल आ रहा है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम, और 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बच जाएगा ओम मीटर। यहाँ ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर से
ओम मीटर बच गया। मतलब रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हुआ वो हुआ ओम मीटर। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बच्चे इसका डायमेंशन देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। ओके, अब इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं। तो इसका डायमेंशन को जानने के लिए हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना है। अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन और मीटर का हम लोग जानते हैं एल होता है, तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन में एक एल और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा। देखिए बच्चे, हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको बताया था R इज इक्वल टू ml2t-3a-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब हम बोले अभी कि अगर रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला में हम L मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी आ जाएगा। तो इससे अगर L मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 पहले से है और एक L और आ गया तो हो जाएगा ml3। मतलब रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा ml3t-3a-2। देखिए बच्चे, तो कुल मिला के अभी तक हमने आपको दिखाया कि जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का वो होता है ओम मीटर और डायमेंशन होगा ml3t-3a-2। आप उसको देख सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ पर ये जो है माइनस में नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो 3 है, 1 मिनट क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना बच्चे, ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में ही है। तो ये कुल मिला के है ml3t-3a-2। ओके, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं रेजिस्टिविटी का, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए बच्चे, आपको इसके लिए ना थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम अभी जो आपको बताए थे कि R इक्वल टू होता है ml/NaE² टाउ, ये हम लोग जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा चीज़ अभी हमने बताया आपको, रो बराबर RA/L। ओके, तो अब यहाँ देखिए, R के जगह पर इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। तो हमारा रो इज इक्वल टू आएगा R के जगह पर ml/NaE² टाउ इंटू A/L। अब ये जो है टाउ है, ध्यान में रखें। यहाँ से L से L कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के जो मेरा रो आया, रो बचेगा m/ne²। देख रहे हैं ना, m बचा यहाँ पर n बचा, उसके बाद E² टाउ बचा है ना, तो m/ne² टाउ। देखिए, रो इज इक्वल टू हो जाएगा m/ne² टाउ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। हमारा जो अगला टॉपिक होगा गाइस, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वो होगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब में क्या रिलेशन है एक साथ, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा 2 मार्क्स में पूछता है। 1-2 बार कभी कभी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब का डेफिनेशन भी पूछ देता है। तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव से। बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वो सारे वही होते हैं जिनका हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं बच्चे। ओके, तो आज का लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, डिसलाइक क्यों किया, इसका रीज़न प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर सके। और अगर पसंद आता है तो फेसबुक, व्हाट्सअप, जिस मीडिया हैंडल में आप हैं, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे मेंबर्स बढ़ते रहें। तबीयत ठीक नहीं है अभी तक, रिकवरी मतलब चल ही रही है बेसिकली, फिर भी हम आप लोगों के लिए लेक्चर रेगुलर लेके आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन आप कृपया पेशेंस बना के रखें, पढ़ते रहें। कोरोना काल में सभी को दिक्कत हो रही है। बहुत सारे टीचरों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, अब बहुत सारे टीचर ऑफ कर दे रहे थे क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन मुझे अपने बच्चों पर फेथ है कि वो लोग जो है इंटरेस्टेड हैं।
हैं, हमेशा पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया कि इस दौरान जब लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा था, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बच्चे का नाम लूँगा आयुष, उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, फिर भी बच्चा मैसेज करके पूछता है कि सर वीडियोस कब से आएंगे, कब से पढ़ाएंगे। तो ये डेडिकेशन, दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन आई वांट फ्रॉम एवरीवन, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, सबको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय करिए लाइफ को और पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।